गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा की। उसमें हमने देखा कि कांग्रेस ने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। आज हम 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, बहुत ही विस्तृत, सबसे बड़ा अधिनियम है। 1930, 1931 और 1932 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीयों के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन, हम पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन जो एक राउंड टेबल होती थी, चारों तरफ बैठ के जो विचार विमर्श किया जाता था उसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। तो इसके लिए लंदन में ब्रिटिश ने भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। इसके अंतर्गत फर्स्ट वाला जो सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उस समय कांग्रेस का मतलब था कांग्रेस ही भारत है। एक विद्वान हुआ है ग्रीनरो ऑस्टिन ने तो ये तक कहा था कि कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस ही संविधान है, यानी कि कांग्रेस के बिना उस समय कुछ भी संभव नहीं था। फिर 1931 के अंतर्गत हम देखें, 1931 में गांधी व इरविन के बीच इरविन समझौता हुआ। इस इरविन समझौता के अंतर्गत हमने देखा कि इरविन और गांधी के मध्य ये सहमति बनी कि जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो उनको गिरफ्तार कर लिया था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको छोड़ने की बात इसके अंदर की गई। और गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लेने के लिए वो तैयार हो गए। इस समझौते के अंतर्गत आलोचना भी की जाती है कि गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अलग से कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत गांधी भाग लिए और उसके अंतर्गत गांधी जी बीच में ही कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आ गए। उसका कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत को इस लंदन गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही आंका गया था। वो बहुत ही अच्छी तैयारी से जाते थे, पूरा पढ़ लिख के जाते थे। वो अपने समुदाय की बात रखने के लिए इस गोलमेज सम्मेलन में वो पुरजोर तरीके से करते थे। तो इस दरमियान उन्होंने कहा, सेकंड राउंड जब टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उसके अंतर्गत अंबेडकर जी ने कहा कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत हमें भी वो दिया जाए। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी इसको छोड़कर टेबल कॉन्फ्रेंस को और आगे इस आने की वजह से गांधी जी को बॉम्बे की यरोदा जेल के अंदर डाल दिया गया। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो अंबेडकर चाहते थे उस प्रणाली को अंग्रेजों ने लागू कर दिया, यानी कि उन्होंने दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का वो कर दिया। तो गांधी और अंबेडकर दोनों में मतभेद हो गए। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
मध्यस्थता की और गांधी और अंबेडकर के बीच में सुलह करवाया, संधि करवाई। तो उस दरमियान 1932 के अंतर्गत पूना पैक्ट हुआ। 1932 का पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के अंतर्गत ये निष्कर्ष निकला कि दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तो नहीं, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित व्यवस्था की जाएगी, यानी रिजर्वेशन किया जाएगा। हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था कि आरक्षण क्या होता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो कुल मिला के हम चर्चा कर रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। 1930, 1931 और 1932 में लंदन के अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। उन्नीस सौ 31 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया और इस द्वितीय जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो अंबेडकर ने अपने समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली की बात रखी थी, उस निर्वाचन प्रणाली से गांधी ने विरोध किया और उससे नाराज होकर गांधी जी ने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर आ गए। डॉक्टर अंबेडकर भारतीयों में ऐसे व्यक्ति थे, डॉक्टर अंबेडकर भारतीयों में से एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कहने का तात्पर्य डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत, उनकी इंटेलिजेंस से, उनकी बुद्धिमत्ता का यूरोपियन को इन गोलमेज सम्मेलन में ही मालूम था कि डॉक्टर अंबेडकर कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति है। वो अपने समुदाय की बात बहुत ही पुरजोर के साथ रखते थे। 1932 के अंदर हमने कहा 1932 के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इस सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से जो अंबेडकर चाहते थे दलितों के लिए रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, क्योंकि अंबेडकर चाह रहे थे कि आपने 1919 के अधिनियम 1909 के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी पहली बार मुस्लिमों के लिए। 1919 में उसको बढ़ाकर सिखों के लिए, यूरोपियन के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए इस प्रकार उसका विस्तार किया गया। तो उसी दरमियान वो चाह रहे थे कि हमें भी दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाए, और अंग्रेजों ने ऐसा किया। इसके विरोध कर रहे थे गांधी जी इसके विरोध में ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन छोड़ के आ गए थे, और इसकी वजह से गांधी जी को बॉम्बे की यरवदा जेल के अंदर डाल दिया गया था, और गांधी ने वहां अमरणसन तक किया था इसके उपलक्ष्य में। 1932 में 1932 इस सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में गांधी ने
सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने बॉम्बे की यरवदा जेल में गांधी जी ने बॉम्बे की यरवदा जेल के अंतर्गत आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू किया, दोनों के बीच गहरी मतभेद हो गई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाई और 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ। 1932 में गांधी व अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ और उस पूना पैक्ट में ये निकल कर आया कि दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो इस पूना पैक्ट के माध्यम से क्या हुआ भाई, दलितों के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी। रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी 1932 के इस एक्ट के तहत, और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। इस प्रकार हमने देखा कि 1931 गांधी अहिंसा समझौता के तहत गांधी ने भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी छोड़ने की बात की। 1932 में सांप्रदायिक जो पंचायत हुआ, उस सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया और उसके लिए गांधी जी ने बॉम्बे यरवदा जेल में अनशन तक शुरू कर दिया। फिर उन दोनों के बीच मध्यस्थता कराई। 1932 के अंतर्गत पूना पैक्ट हुआ, गांधी और अंबेडकर के मध्य दोनों में सहमति बनी और दलितों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई। और हम अध्ययन कर रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, इस अधिनियम की उस विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं की हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी बहुत विशेषताएं हैं इस अधिनियम की। शुरुआत हम करते हैं इसकी पहली बात कि इस अधिनियम के अंतर्गत, इस पिछली व्याख्यान में हमने कहा कि 1919 के अधिनियम के एक प्रेम्बल था, एक प्रस्तावना थी। उसी प्रकार इस अधिनियम की भी एक प्रस्तावना थी, लेकिन इसकी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की एज इट इज प्रस्तावना को इसमें शामिल कर लिया गया। एक तरह से इसके लिए 1935 का अधिनियम जो आलोचना का जो शिकार हुआ, इसका महत्वपूर्ण आलोचना का शिकार यही था क्योंकि इसकी अपनी कोई प्रेम्बल नहीं था, इसका कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम को एज इट इज शामिल किया गया। इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात इसमें की गई, यानी कि उत्तरदायी शासन प्रणाली की बात इसमें की गई। अरे भाई, आपको कौन कह रहा है कि आप हमारे प्रति उत्तरदायी हो? अंग्रेजों, आप जाओ ना यहाँ से, छोड़ो ना, हमें स्वतंत्र करो। और हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें तो स्वतंत्रता चाहिए। तो इस 1935 अधिनियम, ऐसे तो ये अधिनियम है, बहुत बड़ा अधिनियम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो वर्तमान का संविधान, उसमें से कम 60% एज इट इज शब्द सह लिए गए हैं। 60% प्रोविजंस यानी प्रावधान शब्द से लिए गए 1935 के, शब्द से लिए गए 1935 के अधिनियम के। लेकिन इस प्रस्तावना की जो सबसे बड़ी, अगर हम कमजोरी की बात करें तो यही थी कि इसके अंतर्गत इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, यानी कि स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। इसके अंतर्गत उत्तरदायी शासन प्रणाली की बात की गई थी। आज की हमारी क्लास यही है। अगली क्लास में हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा अधिनियम है।